नमस्कार। हमने इससे पहले नए और पुराने गीतों का भाग 1 रिकॉर्ड किया था और आज हम भाग 2 की रिकॉर्डिंग करेंगे। हमने आपसे वादा किया था कि इसका पार्ट 2 हम जल्द लेकर आएंगे। तो आज के इस चैनल पे हम आपको इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे और आज कुछ खास मेहमान हमारे साथ भी हैं। मैं इस बात का आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने हमारी वीडियो पे 10 मिनट खर्च किए तो ये आपके बहुत ही जायज़ रहेंगे। आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे और आपको इस चैनल पे केवल एक ही प्रकार की सामग्री नहीं, सामग्रियों की विविधताएं मिलेंगी। तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में और आइए आपसे मिलवाते हैं उसमें मेहमान से। हमारे साथ इस समय मौजूद है हरप्रीत सिंह। इनके बारे में आपको बताऊं तो इन्होंने अपनी आवाज़, अपने स्वरों से कई सारे साहित्यिक मंच और गैर साहित्यिक मंचों पे अपनी आवाज़ का जादू बिखेर चुका है और दर्शकों को मन मोहा है। इन्होंने अपनी साहित्यिक पढ़ाई भी इसी से की है। इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से ली है हिंदी साहित्य से और काफ़ी अच्छी पकड़ इनकी है पुरानी हिंदी गीतों पे, साहित्य पे और अन्य चीज़ों पे जो साहित्य से जुड़ी हुई हैं। तो आज की विशेष चर्चा में हमारे साथ यही बनी रहेंगी वीडियो के अंत तक। तो आप भी आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मैं आपसे पहली बात तो आपका स्वागत है और दूसरी बात धन्यवाद प्रखर। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ आपके चैनल के द्वारा लोगों से जुड़कर। तो ये मैं आपसे एक बहुत ही नॉर्मल से प्रश्न से शुरुआत करूँगा जी कि जैसे पुराने गीत हो गए, नए गीत हो गए, इनके जैसे हम एक बड़े अपने मन में एक अवधारणा बना रखे हैं कि अब वो गीतों में मज़ा नहीं है, पुराने गीतों में वो आनंद नहीं है, क्यों सुने यार, क्या मतलब है, ऐसा वैसा एक ऐसा मेंटालिटी बना रखे हैं। तो क्या पुराने गीतों की प्रासंगिकता आज के ज़माने में क्या है? देखिए, बिल्कुल आज के ज़माने में पुराने गीतों की प्रासंगिकता के बारे में अगर हम बात करें तो पुराने गीत ऐसे लिखे गए थे या ऐसे रचे गए थे कि उनकी प्रासंगिकता कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो पुराने ज़माने के कलाकार लता मंगेशकर जी, बिल्कुल है, रफ़ी साहब, किशोर साहब, आशा भोसले, कैसे भूल सकते हैं उन्हें, येसुदास जी, ऐसे महान कलाकार थे। मुझे नहीं लगता आने वाली पीढ़ी में कोई उनके बराबर, ये कहना ही गलत होगा कि कोई उनके बराबर आ सकता है। मुझे लगता है ऐसे कलाकारों को समझने के लिए हमारी वो समझ भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही कारण है कि आज की जनरेशन जो है समझ नहीं पा रही है उनको। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर वो समझ ही नहीं विकसित है। बिल्कुल। देखिए, मैं खुद छोटी थी तो मेरे पिताजी, मैं बचपन से ही गाती हूँ, तो मेरे पिताजी मुझे अक्सर कहा करते थे कि पुराने गाने गाओ। लेकिन मुझे ये लगता था कि कोई तो नहीं सुन रहा है, मेरी उम्र के बच्चे मेरे आज के ज़माने के गाने सुन रहे हैं, तो मैं किसके लिए गाऊँ पुराने गीत। सिर्फ अपने पिताजी के कहने पे पुराने गाने सुनना, गाना बहुत मुश्किल हो जाता था, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, ज़िंदगी का तजुर्बा हुआ, अभी बहुत तजुर्बा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जितना मैंने सीखा, जितना मैंने जाना, पुराने गीतों में हर बात को इतनी आसानी से कह दिया गया है कि आप यूं ही समझ जाएंगे। बस उनको, उनके गीतों में, उनके बोलों में वो भावनाएं छुपी हुई हैं जो मनुष्य अंदर से, अंतर हृदय से सोचता है उनके बारे में। बिल्कुल। देखिए, ऐसा जब भी हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा रहता है या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो साहित्य से जुड़ा हो जी, वो इस बात की महत्व को बहुत अच्छे से समझ सकता है जी। वो जो लिरिक्स लिखे गए थे, जो सॉन्ग्स में जो वर्डिंग्स डाले गए हैं जी, उनको उनको बहुत अच्छे से समझता है, एक एक शब्द को समझता है। जैसे आप अगर कोई उदाहरण दे किसी लिरिक्स का तो शायद ऐसा मतलब ऐसा माना जाता है कि, और आप सब लोगों को भी देख करके लगता होगा कि जब भी आप पुराने गीतों सुनते हैं कि मैंने एक सुन रहा था भी लता मंगेशकर जी का, रुक जा रहा ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की रहना, बहुत खूबसूरत, पहले मिलन की आई जो ऐसे करके था। ये सारे लिरिक्स हैं, ये सारे जो लिरिक्स लिखे गए थे, ये शायद आज के ज़माने में लिखना बहुत मुश्किल है जी। तो लिरिक्स भी आजकल ऐसे लिखी जाती हैं कि देखिए, हम लोगों ने मजरूर सुल्तानपुरी साहब को लिखा हुआ गीत पढ़ते हैं और उसके बाद अभी हम लोग रुक जा रहा ठहर जा रहे चंदा के बारे में बात कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब आपको ऐसे कौन कौन से दशक रहे हैं आपके जो पसंदीदा दशकों में से, तो उन दशक के अगर कुछ पुराने मतलब कुछ मशहूर गीत या फिर कुछ ऐसे गीत जो लोगों के लबों पे बहुत ज़्यादा ना हो, वो अगर बताएं तो। देखिए, अगर आप मेरा पसंदीदा दशक पूछें तो इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, क्योंकि पुराने गीत जिस तरह लिखे गए थे
वो सभी बहुत ही खूबसूरत थे। बिल्कुल है। किसी एक दशक की बात करना बहुत ही कठिन है। बिल्कुल। तो मेरे कुछ पसंदीदा गीत रहे हैं जिन्हें मैं अक्सर सुनती हूँ। उनमें से एक यशोदास जी का गीत है जब दीप जले आना, बहुत ही खूबसूरत गीत है। उसके जो बोल है वो उन्हें आप जब सुनेंगे तो आप कहीं वो जो गीत लिखे गए हैं, जो उसके बोल लिखे गए हैं, जब आप उन्हें सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि वो चित्र आपके सामने बन के प्रस्तुत हो रहा है। उसको 2 लाइनें गुनगुना। जब दीप चले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। अगर आपको ये गीत अभी भी रोमांचित नहीं करता है सुनने के लिए, तो आप यकीन मानिए आपके अंदर से अभी रस की कमी है। आपको अपने अंदर वो रस को पैदा करना होगा। उसके बाद आपका कौन सा दर्शक था? और मैं अगर गीतों की बात करूं तो मुझे जगजीत सिंह के जो गीत थे, अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जी। तो जगजीत सिंह के गाने, अर्थ नाम की एक फिल्म आई थी। हाँ। उस फिल्म के सभी गाने मुझे लगता है सबने ही सुने होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसने अर्थ फिल्म के गाने नहीं सुने होंगे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, या फिर तेरी झुकी झुकी सी नज़र, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। और जगजीत सिंह एक कोई गायक नहीं रहे, उनका एक पूरा दौर रहा है। बिल्कुल, जगजीत सिंह हैं और उनकी धर्मपत्नी चित्रा सिंह जी, उन दोनों ने मिलकर बहुत सारे पंजाबी लोकगीत भी गाए हैं, पंजाबी टप्पे, जो कि बहुत प्रचलित रहे हैं उस समय में, और आज भी उन्हें सुना जाता है और लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। मेरे पिताजी एमए संगीत प्रभाकर हैं। अच्छा। और उन्होंने प्रयाग संगीत समिति में उन्होंने डिग्री हासिल की है जी। और जब वो एक समय रहता था जब वो जगजीत सिंह का वो प्यारा सा गजल गाते थे, उनके मेरे पिताजी के बहुत सारे गुण हैं उनके में। हारमोनियम बजा लेते, तबला भी बजा लेते, हिंदी भी, बहुत हिंदी अच्छी चीज़ है। तो काफ़ी अच्छा उनका कंठ रहा है। जब वो गाते तो होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। मैं आपको वास्तव में बताऊँ, अगर आप बैठे रहो सामने तो आपकी आंखों से आंसू है। बहुत ही प्यारा गीत है वो, मैं भी अक्सर सुनती हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में ये गाना है। जगजीत सिंह का एक और गीत है, उस मोड़ गजल है, उस मोड़ से शुरू करें तो है ही अपने में बहुत ही खूबसूरत गीत। मगर एक और गीत है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। मुझे लगता है हर वो शख्स जिसने प्रेम किया है और वो उस दौर में रहा है, प्रेम पत्र लिखने के ज़माने में रहा है, उस दौर को महसूस किया है, वो इस गाने से अपने आप को जोड़ सकता है, महसूस कर सकता है। मैं तो मुझे लगता है हमारे बचपन में पत्र लिखे जाते थे, मगर हमने उतने पत्र नहीं लिखे हैं। और आज की पीढ़ी तो मुझे नहीं लगता कि पत्र के बारे में जानती भी होगी कि कैसे बस एप्लीकेशन लेटर लिखते थे, वो जो एप्लीकेशन लीव वगैरह। बाकी पत्रों का जमाना तो बस हम लोग पिताजी के जमाना होगा, वो पत्र और तार का जमाना। मैंने गलती से, मेरे पिताजी का एक बक्सा है जो कि बहुत समय से रखा हुआ है, तो मुझे एक दिन ऐसा आया कि क्या रखा होगा इसमें जो पापा खोलने नहीं देते हैं। तो मैंने वो बक्सा एक दिन चुपके से खोला और एक मतलब बंडल था जिसमें पापा और मेरे पिताजी एयरफोर्स में ट्रेनिंग कर रहे थे उस दौरान, और मेरे ख्याल से 2000 या 2002-3 की बात, मतलब बातें थी जो मेरे माताजी और मेरे पिताजी के बीच में हुई थी। मैं शायद तब पेट में थी, तो उस वक्त टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, नए नए आए थे। 2003 में मेरे ख्याल से टेलीफोन मेरे घर में आया था, तो लैंडलाइन लगा था। तो जितनी भी बातें थी वो पत्रों के माध्यम से ही होती थी। तो उन पत्रों में भी मेरी माँ और मेरे पिताजी पुराने गानों के द्वारा संवाद करते थे। अच्छा। जैसे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। मैं पढ़ती थी, मुझे बहुत हंसी भी आती थी और लगता था कितना, क्या कहते हैं उसे, स्वच्छतम प्रेम है। और वो जो प्रेम था उसमें हम तो अब आज के ज़माने में देखते हैं कि शादी पहले सब कुछ मिलना मिलाना सब कुछ होता है, प्री वेडिंग शूट ऐसा वैसा। जी जी जी। उस समय की शादी में औरत की, जब किसी भी महिला की जब शादी होती थी, लड़की की शादी, वो शादी 4 साल बाद तक अपने पति का चेहरा नहीं देखे रहती जी। वो एक अनूठा प्रेम रहता था और आज तक है वो प्रेम।
मैं अभी शादी में गया था, वहाँ पे हाँ, मतलब कि जो ब्राइड थे और जो दूल्हा था, उनके जो है मम्मी पापा को बुलाया गया स्टेज पे जी। और बोला गया कि आप अपनी पत्नी को प्रपोज करिए। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा। वो एक स्वच्छ प्रेम था। और आपको यकीन मानिए, ये प्रेम, ये सौहार्द, ये आपको केवल इन्हीं गीतों में मिल सकता है, इन्हीं पुराने गीतों में मिल सकता है। बिल्कुल। आज भी आधुनिकता भरे गीतों में भी ऐसा नहीं है कि बुरे गीत लिखे जा रहे हैं, आज भी अच्छी गीत लिखे जा रहे हैं। आज भी हमने देखा कि अभी हमारे 2 गीत ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेट हुए हैं, जो लेडी गागा के साथ ऑस्कर रनर अप में है। तो ऐसा नहीं कि आज के समय में नहीं लिखा जा रहा है, आज के समय में भी बहुत अच्छे गीत है। मगर मुझे ऐसा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आजकल के गीत उस इतने क्लिष्ट हो जाते हैं, उनकी जो रचना होती है, जो उसमें म्यूजिशियंस जो रचनाएं मतलब करते हैं, वो मुझे लगता है पुराने ज़माने के लोगों के लिए समझना कठिन हो जाता है, क्योंकि उनका जो स्वर है वो बदलता रहता है, उनका लय बदलता रहता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे माता पिता नए गानों को सुनना पसंद नहीं करते। अच्छा, पहले के गानों में मैंने देखा कि धर्मनिरपेक्षता जो है उनके, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सबको एक साथ लेकर के चला जाता है। देखिए, धर्म की बातें अब बहुत ज़्यादा आने लगी हैं। पहले मुझे नहीं लगता हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई कोई भी भेदभाव किया जाता था। गीतों में गीत स्वच्छ होते थे और उनके अंदर इतनी सरलता, इतनी सहजता रहती थी कि किसी भी इंसान के हृदय को आसानी से छू लेते थे। बिल्कुल है, बिल्कुल। ये सहजता आज भी मुझे लगता है कुछ गीतों में पाई जाती है। आज भी आधुनिकता ऐसा नहीं है कि अगर देखिए, अगर गीत ही आज के ज़माने पूरी तरीके से फूहड़पन में हो जाएंगे तो शायद हमको लगता है कि आने वाली जनरेशन साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। बिल्कुल, ये उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो अब हमको लगता है कुछ ज़्यादा वार्ता हो गई है, तो कुछ सजेशन देते हैं और यहीं से फिर हम वीडियो को, अपनी बातों पर यहीं पे विराम देते हैं। और ये सजेशन आपके लिए बहुत कारगर हैं, आप इनको सुनेंगे ना तो आप भाव विभोर हो जाएंगे। मैंने बताया है, अगर आपने 10 मिनट खर्च किए इस वीडियो पे तो आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अभी आपने बात की थी कि धर्म से जुड़े हुए गाने, पुराने कुछ गीत हैं, जैसे कि ठाड़े रहियो या फिर सत्यम शिवम सुंदरम, सभी ने सुना होगा वो गाना। बहुत ही प्यारा गाना है, लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया है। और मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए हो रे, ऐसे बहुत से गीत हैं जिन्होंने हमेशा लोगों के हृदय को छूने में सफलता प्राप्त की। और मैंने भी कुछ जो है सजेशन लिखे हैं, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं लिखा था इसमें। जी जी बिल्कुल, मैं भी अक्सर भूल जाती हूँ, तो हमें लग रहा है इस समय ऐसे कुछ हो रहा हो। जी जी जी। मैंने लिखा है कि फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, और उसके बाद है फिर वही रात है ख्वाब की। इसको आप जो सुनिएगा। इसके बाद दिल ढूंढता है, फिल्म मौसम का, सन 1976। बहुत ही उम्दा गाना है और इस गाने को कई कलाकारों ने अलग अलग तरह से निभाया है। बिल्कुल। तो आप ये गाना जरूर सुने, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात है। अर्थ फिल्म का ही कोई ये कैसे बताया जगजीत। जी 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 जी, बहुत ही, इसको भी मैंने अभी लिस्ट में डाल रखा है। मार्मिक गाना और इसकी लिरिक्स भी कैफी आजमी साहब ने दी है। जी, कैफी आजमी साहब कमाल के कलाकार थे। और गुलाम अली साहब का चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, ये इनका एक सजेशन मेरे तरफ से है आप सब लोग के लिए। खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगा, आप इसको सुनिएगा। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम नजर से बिल्कुल है। और इसके बाद छू लेने दो नाजुक होठों को, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन, बिल्कुल। और बहारों फूल बरसाओ, इसमें राजकुमार वैजयंती माला, इसमें जो वैजयंती माला जी की जो एक्टिंग है उसमें, जो नज़ाकत से जो लज्जा है वो बहुत प्यारी आप देखिए। इसके बाद है मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे, फिल्म नामका का, तेरा मेरा साथ रहे। मधुबाला जी हैं मेरे ख्याल से इस गीत में, अमिताभ बच्चन जी और मधुबाला जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बहुत ही खूबसूरत गाना है। फिर फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, आपके पहलू में आकर रो दिए। तो ये सारे कुछ सजेशंस हैं, मैं इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये विषय ऐसा है कि इस पर बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नए अच्छे से विषय पे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत।